9th क्लास विज्ञान विषय में पहला पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, हमारे आसपास के पदार्थ। और इसमें मैंने आपको पदार्थों के बारे में बताया, पदार्थ क्या होते हैं, प्राचीन अवधारणाओं में पदार्थ को कितने तत्वों में वर्गीकृत किया गया ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि पदार्थ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स या कणों से बने होते हैं, उन कणों की क्या विशेषताएं होती है ये भी हमने देख लिया। अब हम लोग जो है वो उन कणों की विशेष व्यवस्था के कारण पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती है उसको देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे हम लोग, किस तरह से पदार्थ जो है वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, यही पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, सब जानते हैं, आप सब नॉन हो इन तीनों रूपों से, ठोस, द्रव और गैस। 3 रूपों में पदार्थ पाए जा रहे हैं, ठीक है। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न व्यवस्थाओं के कारण होती है। यानी क्यों कोई भी पदार्थ ठोस होता है, क्यों कोई भी पदार्थ गैस होता है और क्यों कोई भी पदार्थ जो है वो द्रव होता है, ठीक है। ये सब अवस्थाएं जो है वो पदार्थ के जो कण हैं उसके अंदर जो विद्यमान है कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनकी विशेष व्यवस्था के कारण होता है। विशेष व्यवस्था से मतलब है कि किसी भी पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल कितना है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है, वो कितनी दूर दूर स्थित हैं एक दूसरे से। तो इस तरह की ये व्यवस्थाएं हैं जो विशेष व्यवस्था कहलाती है। इन्हीं के कारण पदार्थ की तीनों अवस्थाएं बनती है, ठोस, द्रव और गैस। तो आज हम लोग देखेंगे कि ठोस अवस्था की क्या विशेषता है, द्रव अवस्था की क्या है और गैसीय अवस्था की क्या विशेषताएं होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। पहली अवस्था है आपकी ठोस अवस्था, ठीक है। ठोस से मीन्स हम समझ जाते हैं कठोर। तो क्रियाकलाप 1.9 देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। क्या क्या इकट्ठा करना है हमें, पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर, यानी इनको आप जो है किसी पेपर पे रख दीजिए, फिर इनके चारों तरफ पेंसिल घुमा के, जैसे हाथ की आकृति बनाते हो ना आप, हाथ को कॉपी के ऊपर या कागज़ के ऊपर रख करके और घुमाते हो उंगलियों के बीच से चारों तरफ पेंसिल, फिर उठाते हो तो हाथ की आकृति बन जाती है। हाथ ने कितनी जगह घेरी, कैसा है आपका हाथ, वो आपको पता चलता है। ऐसे इन पेंसिलों, इन वस्तुओं को रख करके, इन पदार्थों को रख करके इनकी चारों तरफ पेंसिल घुमाकर इनकी आकृतियाँ आपको पेपर पे बनानी है। आकार का रेखा चित्र बनाइए, बन जाएगा इस तरह घुमाने से। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। बिल्कुल बच्चों, देखिए निश्चित आकार बनता है, जो गोल है उसका गोल बनेगा, जो त्रिभुजाकार है उसका त्रिभुजाकार बनेगा, जो आयताकार, वर्गाकार, यानी जैसी भी आकार की होगी वस्तु या पदार्थ वैसा ही आकार बनेगा इसका, वैसी छोटी बड़ी, ठीक है, और वैसी आकृति बनेगी इसकी। स्पष्ट सीमा रेखाएं दिखाई देंगी ना आपको, जैसे त्रिभुजाकार है तो उसमें तीनों कोण एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देंगे, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक है। तो स्पष्ट सीमाएं हैं और स्थिर आयतन भी है, ठीक है। वॉल्यूम भी उनका क्या है, फिक्स है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है। अगर हम लोग इस पर हथौड़े से वार करें, खींचें इसको या गिराएं तो क्या होगा, क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। अब ये जो चीज़ें आपस में एक दूसरे में मिलती हुई नजर आ रही हैं क्या, जैसे आपने चीनी को डाला था पानी के अंदर तो धीरे धीरे वो गायब हो गई, है ना। क्या ये एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाएंगी, क्या एक दूसरे में विसरण संभव है क्या इनका, नहीं है ना। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। संपीड़ित करना मतलब विज्ञान में होता है दबाना, ठीक है। किसी चीज़ को आप दबाते हो ना, प्रेशर लगाते हो, उसके ऊपर बल लगाते हो, दाब लगाते हो, ठीक है, तो वो दबाना यानी संपीड़ित करना। क्या ये सब संपीड़ित, क्या आप पत्थर को दबा रहे हो तो पिचक जाता है क्या, वो नहीं ना, इसका मतलब वो संपीड़ित नहीं होता है। क्या इनका संपीड़न होता है, तो देखेंगे सारे प्रश्नों के उत्तर हम आगे। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं, हमने देखा ना, इनको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। अतिरिक्त बल लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, लेकिन इनकी आकृति बदली नहीं जा सकती। जैसे गुब्बारा है, ठीक है ना, उसमें हवा भरी है, जब आप उसको कहीं से भी दबाते हो हाथ से तो उसकी आकृति विकृत हो जाती है, ठीक है। ऐसे तो इनकी आकृति विकृत नहीं होती, भले ये टूट जाएंगे अतिरिक्त बल लगाने पर। कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन या और नगण्य संपीड्यता होती है। ये विशेषताएं हैं किसी भी ठोस की या ठोस अवस्था की, कि सभी ठोसों का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है, और इनकी संपीड्यता क्या होती है, नगण्य होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, ये विशेषता है ठोसों की। कितना भी बल लगा दो उनका जो आकार है वही रहेगा। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार बदल नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए ये दृढ़ होते हैं। क्यों कहते हैं ठोसों को दृढ़, कि कितना भी बल लगाएं, यदि एक्सेस बल लगा दिया हमने उनके ऊपर तो कोई भी टुकड़ा टूट के उनका निकल जाएगा बाहर,
वहाँ से पता चलेगा स्पष्ट कि यहाँ से जैसे पत्थर के ऊपर आप बल लगाओगे, कोई भी मार्बल की पट्टी है कुछ भी उसके ऊपर बल लगाओगे तो वहाँ से वो बल से टूट कर अलग हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका आकार पहले ऐसा था और इतना टुकड़ा टूटा हुआ है, यानी स्पष्ट वो जगह दिखाई देती है हमें। तो इसका मतलब ठोस जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? देखो बेटा, ये सब ही जो है वो ठोस के उदाहरण है। कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं। देखो कि रबर बैंड को क्या माना जाए, रबड़ है, उसको आप खींचोगे तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, उसकी आकृति जो है वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ोगे आप तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, अपनी पुरानी आकृति में पहुँच जाएगा, है ना, यानी अपनी उसी आकृति में वो रहना चाहता है। फिर इसके अलावा यदि उसको आवश्यकता से अधिक आपने खींचा तो टूट जाएगा ना, टूट जाएगा बिल्कुल। तो ये क्या है, ये ठोस की पहचान है। ठीक है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर भी चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं आकार। जैसे चीनी को डब्बे में डालोगे, जिस किसी डब्बे में, बर्तन में, गिलास में, प्याले में डालोगे वैसे ही दिखाई देगी। लेकिन यदि चीनी के दाने उठाएंगे आप, उनको फर्श पे रखो, हथेली पे रखो या किसी बर्तन में रखो, उनका आकार आकृति एक जैसी है। यानी चीनी के जो क्रिस्टल हैं, जो दाने हैं, उनकी आकृतियाँ नहीं बदलती किसी भी बर्तन में डालने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आप आकार नहीं बदल रहा तो ठोस है। स्पंज क्या है? देखो, स्पंज होते हैं दबने वाले ठोस, है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि स्पंज जैसे फोम है, रबड़ है, गद्दों पे बैठते हो ना आप, ये फोम के बने होते हैं। इनमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनकी बनावट में, है ना। इनके जो कण होते हैं ना, उनके बीच में जो खालिस्तान होता है उसमें हवा भरी रहती है। जब हम दबाते हैं तो इनकी हवा बाहर निकल जाती है, जिससे ये पिचक जाते हैं, लेकिन छोड़ने पर पुनः अपने आकार में आ जाते हैं। तो ये सभी उदाहरण किसके हुए? ठोस के हुए। देखिए रिजल्ट देखते हैं। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर कहाँ चले जाता है? पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। इसका मतलब ये भी ठोस हैं। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है उससे, जिससे उसका संपीड़न संभव है, यानी उसको दबाना संभव है। तो ये ठोस अवस्था की विशेषताएं थी और आपको कॉपी में करनी है कि ठोस की क्या क्या, किसी भी ठोस की क्या क्या विशेषताएं होती है या ठोस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है। अब अगली अवस्था है द्रव अवस्था। ठीक है। क्रियाकलाप 1.10, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करना है। कुछ अलग तरह की वस्तुएं होंगी ये ठोस से। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, यानी ये सब तरल हैं। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लो। देखो, प्रयोगशाला में मापक सिलेंडर होता है, उससे 50 ml पर इन सभी बर्तनों में निशान लगा लो, ताकि आपको पता चले बर्तन कितना भी बड़ा हो उसमें 50 ml कहाँ तक आएगा। और अलग अलग आकृति आकर के बर्तन आपको लेने हैं। अब इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? जब आप फर्श पर डालते हो तो देखो फैल जाता है द्रव और फिर बहना स्टार्ट कर देता है। एक धार बन जाती है उसके पीछे पीछे बहते रहते हैं सारे कण। ठीक है। किसी एक द्रव्य का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालो। अब 50 ml द्रव्य ले लिया, इनमें से ऊपर में से चाहे 50 ml तेल हो चाहे पानी हो, कुछ भी, और फिर सारे बर्तनों में एक एक करके डालना है। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? अब जब आप 50 ml ले रहे हो, फिर एक बर्तन में डाल रहे हो, फिर निकाल रहे हो, फिर दूसरे में डाल रहे हो, अब आप नापो क्या फर्स्ट से लेकर एंड तक, है ना, सब में ये 50-50 ml ही रहा या कम ज़्यादा हो गया? बिल्कुल ये 50 ml ही रहेगा बच्चों। इनकी आकृति जरूर बदल जाती है, जिस किसी बर्तन में डालेंगे वैसे ही आकार ग्रहण कर लेंगे, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है या घनत्व वो नहीं बदलता। 50 ml है तो 50 ही रहेगा। क्या द्रव्य का आकार एक समान रहता है? बिल्कुल नहीं। एक समान कैसे रहेगा बताओ? आपने गिलास में डाला तो बेलनाकार हो गया वो, आपने अगर आयताकार बर्तन में डाल लिया तो उसका आकार आयताकार दिखाई देने लग गया हमको। ठीक है। द्रव्य को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या ये आसानी से बहता है? एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलेंगे तो बिल्कुल क्या होगा, बहेगा और बह करके बर्तन की दीवारों के पास जाकर रुकेगा। अब देखिए, प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये व्यवस्था है द्रव अवस्था की या किसी भी द्रव की, कि द्रव का आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, यानी बहने का गुण पाया जाता है। इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ये है विशेषताएं इनकी।
क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। क्या देखा हमने कि ठोस और द्रव का विसरण यानी घुलना, अपने आप स्वतः ही मिलना किस में संभव है? द्रव में। देखो, आपने चीनी डाली थी, नमक डाला था, ठोस थे वो, किस में डाला आपने? जल में, जो कि एक द्रव है, तो उसमें घुल गए थे वो। इसी तरह जो है द्रव को द्रव में डालें, नींबू का रस आप जल में डालोगे, दोनों ही द्रव हैं, तरल हैं, दोनों मिल जाएंगे आपस में। और इसी तरह यदि गैस, जैसे आपको पता है जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें घुली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जल में घुल जाती है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्रव के अंदर ठोस द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः कौन सी हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं, है ना, क्योंकि जलीय जीव जैसे मछली वगैरह जो भी हैं जल में रहती हैं, वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेती हैं और वो ऑक्सीजन जल में घुली हुई होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं छोड़ती हैं जो कि जल में घुली रहती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, यानी सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस, द्रव के अंदर क्या क्या मिक्सअप हो सकते हैं? ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। क्या ठोस में तो विसरण, ठोस किसी चीज़ को घुला थोड़ी सकता है, लेकिन द्रव घुला सकता है। तो ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान क्या होता है? ज़्यादा होता है ना। ठोस के कण पास पास पाए जाएंगे, जबकि द्रव के कण जो है वो ठोस से थोड़ी अधिक दूरी पर पाए जाएंगे और गैस से कम दूरी पर पाए जाएंगे। समझ गए? अब विसरण की परिभाषा। विसरण क्या है? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में स्वतः ही मिल जाना जो है वो विसरण कहलाता है, घुलना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग हैं ये ठोस अवस्था की विशेषताएं, द्रव अवस्था की विशेषताएं, विसरण की परिभाषा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ाएंगे पाठ को हम लोग कल के वीडियो से।